हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसीई 023 की इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन की क्लासेस चल रही हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे 25th टॉपिक ऑनवर्ड्स। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बिना किसी डिले की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिव काउंसलिंग हमारा आज का पहला टॉपिक है। लेट्स क्विकली स्टार्ट। Integrative counseling is a therapeutic approach that blends techniques and theories from different schools of psychotherapy to create a customized treatment plan tailored to each client's unique needs। जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रेटिव, तो मीन्स ये कुछ इंटीग्रेशन कर रहा है। अब इंटीग्रेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा चीजों का होगा, तो वेराइटी ऑफ अप्रोचेस को लेकर उनको इंटीग्रेट करके कह सकते हैं कस्टमाइज्ड प्लान बनाना। वो हम अपने क्लाइंट की नीड के हिसाब से जब बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिव काउंसलिंग। इस इंटीग्रेटिव काउंसलिंग में डिफरेंट टाइप की थेरेपीज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। एक तरीके से देखिए तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी, सीबीटी जो है वो इंटीग्रेटिव काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको पता है कि कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी पहले सेपरेट थी, मतलब सेपरेट तो आज भी हैं, स्पेसिफिकली भी यूज होती हैं, इंडिविजुअली भी यूज होती हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक इंटीग्रेटिव काउंसलिंग का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिलहाल, rather than adhering strictly to one particular therapeutic model, integrative counseling combines elements from diverse psychological approaches such as cognitive behavioral therapy, person-centered therapy, psychodynamic therapy, and gestalt therapy. The goal is to provide a holistic treatment that addresses the emotional, cognitive, and behavioral aspect। किसी भी थेरेपी का, कोई भी टाइप की काउंसलिंग हो, उसका अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि जो उसका क्लाइंट है उसके कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल जितने भी टाइप के इश्यूज हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको ट्रीट करने का काम वो करती है। अब इंटीग्रेटिव काउंसलिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या की प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है। जैसे अभी मैंने बोला ना कस्टमाइज्ड प्लान, उसी तरीके से आप समझिए इंटीग्रेटिव काउंसलिंग जो होती है वो थेरेपिस्ट को अलाउ करती है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स को यूज किया जाए बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, उसके हिसाब से जो है यूज किया जाए। और उनका जो भी इशू है, पर्सनालिटी गोल, जिस तरीके से भी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। और इंडिविजुअलाइजेशन मतलब इंडिविजुअल के लिए हम प्लान कर रहे होते हैं, इसलिए होलिस्टिक अप्रोच को ये फॉलो करती है, राइट? क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रॉब्लमेटिक डायमेंशन को लेकर उस पर वर्क कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर कौन सी थेरेपी या काउंसलिंग हम यूज करेंगे वो भी हम देख सकते हैं। तो जो भी डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं, जिस पर भी हम वर्क करना चाहते हैं, उसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे कि दिया भी है कि इंटीग्रेटिव काउंसलिंग टेक्स इनटू अकाउंट द होल पर्सन कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज द क्लाइंट्स बैकग्राउंड, रिलेशनशिप, लाइफ एक्सपीरियंस। अब इसमें ऐसा होता है कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस को। अब अगर कोई आप ऐसी जैसे साइकोडायनेमिक अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं तो उसके जो मेथड्स होते हैं उसमें जो पास्ट पर हम चीजों पर चलते हैं तो पास्ट पर ही चलेंगे। सोल्यूशन फोकस में हम जाते हैं तो सोल्यूशन फोकस में क्या होता है, हम प्रेजेंट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचते हैं, पास्ट पे फोकस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच है, हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी कुछ कवर कर सकते हैं। देन थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म क्या है इसका, कि इंटीग्रेटिव काउंसलर्स ड्रॉ फ्रॉम अ रेंज ऑफ theoretical orientations, adapting their methods as needed. For example, a counselor might use CBT techniques to address irrational thinking, humanistic methods to support personal growth, and psychodynamic insights to explore unconscious influences। मतलब आपने देखा वही बात जो कर रहे हैं कि अलग अलग थेरेपी से अलग अलग प्रॉब्लम्स को टारगेट किया और सोल्यूशन फाइनली निकाल लिया। ये कोलैबोरेटिव होती है, क्लाइंट सेंटर्ड होती है। इंटीग्रेटिव काउंसलिंग जो है वो एक कोलैबोरेटिव थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो तो साइड वर्क करता ही है क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से। क्लाइंट भी यहाँ पे पूरा फोकस्ड रहता है, तो क्लाइंट सेंटर्ड हो जाती है। ये चेंज और ग्रोथ पे फोकस करती है। तो कौन सी ऐसी थेरेपी नहीं है जो नहीं करती है? तो वही सभी की तरह से ये भी चेंज और ग्रोथ पे वर्क करती है, यानी कि पर्सन को उसके ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करती है, उसकी लाइफ को बेटर बनाने में, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को जो है बेहतर बनाने में। तो हर तरीके का चेंज और ग्रोथ ही लेके आती है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर इंटीग्रेटिव काउंसलिंग की बात करें, ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, यानी कि इसमें कई अप्रोचेस को हम ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से एड ऑन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बन जाता है। इसमें टेलर्ड इंटरवेंशन यूज होते हैं। हमें कोई भी थेरेपी जो हम यूज करने जा रहे हैं उसके भी सारे एस्पेक्ट्स नहीं, फीचर्स यूज नहीं करने हैं। जैसे अगर आप साइकोडायनेमिक कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई एक पार्ट ले रहे हैं, दैट्स ओके। ऐसा नहीं कि साइकोडायनेमिक यूज किए तो सब कुछ करेंगे उसका, नहीं। जिसमें जो हमें रिक्वायर्ड है उतना हम टेलर कर सकते हैं।
देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाइंट्स बेनिफिट फ्रॉम अ रेंज ऑफ इंटरवेंशन, जिससे ज्यादा चीजें जो है बेहतर हो पाती हैं। तो इंटीग्रेटिव काउंसलिंग एक मॉडर्न अप्रोच है, मैं आपको बता दूं, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत अडेप्टिव है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो यही चीजें करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करके करना चाहते हैं, और यही आज के टाइम में हमारे क्लाइंट की नीड भी है, डिमांड भी है। अब काउंसलिंग रिसर्च में कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, ये पूछा गया है। आपको वैसे तो पता ही है कि कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जो कॉमन है, जिन पे हमें क्लाइंट को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहना होता है, मेथड्स पे हमें कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है, प्रोसेस में करना होता है। तो वही सब चीजें रहेंगी, उन्हीं को हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने कई बार पढ़ा है। जैसे देख देख भी रहे हैं आप, वही इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वही कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, वही चीजें बातें बार बार आ रही हैं। लेकिन हम ये ध्यान रखिएगा कि चीजें तो वही रहेंगी, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, टॉपिक सेम नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिसर्च में, कि काउंसलिंग रिसर्च जब करते हैं तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज आएंगे, तो उस हिसाब से आंसर को फ्रेम करेगा कि कुछ पॉइंट सिमिलर होंगे तो कुछ डिसिमिलर भी हो सकते हैं। काउंसलिंग रिसर्च में जब हम कोई भी थेराप्यूटिक प्रैक्टिस को स्टडी करते हैं, तो जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं, जो भी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज निकलती हैं, उनमें कुछ एथिकल कंसिडरेशन पर हमें ध्यान देना होता है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये जो रिसर्चर होता है, उसकी जो कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का ध्यान रखे, उनकी वेलबींग का ध्यान रखे। सबसे पहले तो एथिकल कंसर्न में सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह कॉमन है, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक प्रैक्टिकल है, आपके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट है, आपके लिए वो पर्सन एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, वो सब्जेक्ट अपने आप में एक जीता जागता इंसान है। तो उससे आपको कंसेंट लेनी जरूरी है, क्योंकि उसकी कंसेंट के बिना हम किसी भी प्रोसेस को नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हमारी रिसर्च में उसका पार्टिसिपेशन भी रहे, तो ऐसे में उसकी कंसेंट के बिना काम नहीं चल सकता। राइट, तो कंसेंट लेनी जरूरी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना अगेन जरूरी है, प्राइवेसी को भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जिस पर्सन पर हम रिसर्च कर रहे हैं या एक ग्रुप ऑफ पीपल पर कर रहे हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उनके बारे में हैं। अब उनको लीक कर देना सही नहीं है। अगर वो एक डेटा की फॉर्म में है, जिसमें कहीं से भी उनकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हो रही है, तो उस डेटा को तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना जरूरी होता है। हार्म एंड रिस्क, कई बार ये भी होता है कि कोई हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है, थ्रेटनिंग हो सकती है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। ऐसे में जो हमारा क्लाइंट है, उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, और उसको उस रिस्क से अवेयर कराया जाना भी जरूरी होता है। डिसेप्शन, इन सम केसेस रिसर्चर्स में नीड टू विदहोल्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन और यूज डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस टू स्टडी स्पेसिफिक वेरिएबल्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डेटा हमारे पास निकल कर आया है वो हमें यूज करना पड़े फॉर सम रीजंस, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है वहां पर कि उस डेटा को हमें इस तरीके से रिवील नहीं करना है, और अगर कहीं पर डिसेप्शन करना भी पड़ रहा है तो वो मिनिमल होना चाहिए। राइट, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी रिसर्च है, उसे ध्यान रखते हुए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। और अगर क्लाइंट को भी वो बताया जाए, पार्टिसिपेंट्स को वो बता दिया जा सकता है ऐसी कंडीशन बताने लायक, तो बता भी दिया जाना चाहिए। कंपिटेंस ऑफ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। जो भी रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्चर का वेल ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो वेल ट्रेंड नहीं होंगे तो रिसर्च पे भी इम्पैक्ट आएगा, और एथिकल इश्यूज पे भी एक सवाल खड़ा होगा कि वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं ठीक से। वल्नरेबल पॉपुलेशंस, काउंसलिंग रिसर्च में जो पॉपुलेशन यूज होती है वो जनरली वल्नरेबल होती है, जैसे कि बच्चे, पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस, तो उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करनी जरूरी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने जो भी हमारे, अगर हम किसी पर रिसर्च करें तो हम उसके इमोशनल कंपोनेंट का ध्यान ना रखें, तो वो चीजों का भी ध्यान रखते हुए हमें करना होता है। इसके बाद आता है डुअल रिलेशनशिप, रिसर्चर्स एंड काउंसलर्स मस्ट अवॉइड डुअल रिलेशनशिप वेयर दे हैव बोथ अ प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद पार्टिसिपेंट्स। अगर काउंसलर या जो हमारे रिसर्चर हैं वो किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, और जिस पार्टिसिपेंट्स पर वो ऐसा वर्क कर रहे हैं वहां पर उनको उस चीज का ध्यान रखना है कि उनके संग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को अलग करके रखना है। ये बहुत जरूरी होता है। विड्रॉ का राइट पार्टिसिपेंट्स को कभी भी होता है, तो आप कोशिश ये रखिए कि वो आपका साथ दे पूरा। तो इस चीज के लिए आप शुरुआत से सब चीजों पे ध्यान देंगे तभी ऐसा होगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई ऐसी कंडीशन है कि वो नहीं चल सकता आगे, वो विड्रॉ करना ही चाहता है फॉर सम रीजंस, तो हम उसे विड्रॉ करने देंगे। उस समय पर हमें ये नहीं सोचना कि हमारी रिसर्च खराब हो जाएगी। उस टाइम पर हमारे लिए हमारा क्लाइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो उनकी जो भी इश्यू है उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर। इस टॉपिक को आपने थोड़ा ओवरव्यू किया है, मींस ये जो टॉपिक था इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड था पहले, जहां पे हमने बात भी की थी कि जिन बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे।
तो वहां पर आपने पढ़ा था, लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर अपने आप में अलग से भी 10 मार्कर में पूरा पूछा जा सकता है। वहां जब आपने पढ़ा था तो सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कुछ टाइप को वन लाइनर में एक्सप्लेन किया गया था, हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ही था, पर आप ये देख पाएंगे कि वो उसका डिटेल्ड कंटेंट आपको इस वाले पोर्शन में मिलेगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। तो जनरली तो आप जान गए हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन की एक ब्रॉड कैटेगरी है जहाँ पे बहुत ज्यादा फियर पर्सन को रहता है, बहुत ज्यादा वो एंग्जाइटी में रहता है, बहुत ज्यादा उसको डर लगा रहता है किसी भी चीज के होने का। ये जब इतना बढ़ जाती है सिचुएशन कि उसकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगती है, तब हम उसे डिसऑर्डर की कैटेगरी में कहते हैं। वरना एंग्जाइटी तो एक नॉर्मल चीज है, किसी भी चीज के टुवर्ड्स हमेशा फील हो सकता है। कोई भी सिचुएशन जो थ्रेटनिंग लगती है, फॉर द टाइम बीइंग हमें एंग्जाइटी रह सकती है, लेकिन जब वो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहने लगती है तब वो एक अपनी कहना चाहिए बिगड़ जाती है कंडीशन, और उस बिगड़ी हुई कंडीशन पर हम उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जिसमें अगर अटैक्स भी आने लगते हैं, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होने लगती है, पैनिक्स फील होने लगते हैं, तो वो पैनिक अटैक बन जाता है। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो ये हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें टाइप्स को पहले पढ़ तो चुके हैं, लेकिन अभी देखिएगा थोड़ा सा और इसमें डिटेलिंग करी हुई है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन होता है। People with GAD experience excessive uncontrollable worry about a range of everyday issues such as work, health and social interaction. किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। This worry occurs most days and lasts for at least 6 months. Individual with GAD often find it difficult to control their anxiety. एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सिचुएशन में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का दूसरा टाइप है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें ब्रीदिंग खास तौर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसमें पर्सन अपने आप को संभाल नहीं पाता, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसमें डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इंटेंस फियर हो जाता है चीजों को लेकर, और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सिचुएशन में पर्सन नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, तब वो पैनिक अटैक हो जाता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, जिसको सोशल फोबिया भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जज होने का फियर होता है। आपने देखा है बहुत सारे लोग स्टेज पे जाते हैं, माइक पे बोल नहीं पाते हैं, या जाते हैं तो आवाज कांपने लगती है, घबराहट होने लगती है। वो सिचुएशन बिल्कुल भी जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पर्सन को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से वो सफर कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी किसी एक सिचुएशन में हम नहीं कहेंगे, लगातार होने पर ऐसा होता है। फिर डिफरेंट टाइप के फोबियाज होते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर ही एक टाइप का डर होता है, जैसे हाइट को लेकर डर हो गया, पानी को लेकर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो गया। वेराइटी ऑफ फोबियाज होते हैं और हर पर्सन में कोई ना कोई टाइप का फोबिया होता है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का फोबिया ना हो। आप किस टाइप का फोबिया एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, आपने कभी किया है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये भी बताइएगा अगर आपने कभी कोई फोबिया एक्सपीरियंस नहीं किया है या आपके माइंड में किसी भी चीज को लेके कोई डर नहीं है, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि फिर आपका नाम जरूर जानना चाहूंगी, मेंशन जरूर करिएगा। देन कम्स ओसीडी। ओसीडी के बारे में लोग जानते हैं कि ओसीडी जो है वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर होता है, जिसमें किसी काम को करने का पहले थॉट हमारे माइंड में आता है, फिर उस काम को करने की नीड इतनी स्ट्रांगली फील होने लगती है कि हम उसे रोक नहीं पाते। जैसे कि किसी पर्सन को लगातार किसी चीज को गिनने की आदत, किसी चीज को टच करने की आदत, या फिर हाथों को धोने की आदत, ये कुछ ऐसे कॉमन ओसीडी के ट्रेट्स हैं जो लोगों में देखने को मिलते हैं। और ओसीडी में जो ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है वो कभी भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो माइंड में होता है। कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है वो हमारे एक्शन के थ्रू दिखता है, और हमेशा जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसके लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर का होना जरूरी है। हो सकता है कि किसी पर्सन को ऑब्सेशन हो, ऑब्सेसिव बिहेवियर को वो थ्रो करे, मतलब उसके माइंड में वो चले, लेकिन किसी वजह से वो उसको ना करे, क्योंकि वो कंट्रोल करना अगर चाह रहा है तो वो कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑब्सेसिव बिहेवियर ना हो और कंपल्सिव हो जाए, राइट। तो ये ओसीडी होता है। फिर पीटीएसडी होता है। पीटीएसडी एक ऐसा टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से पर्सन सफर करता है और उसके बाद उसको लगातार उस ट्रॉमा की वजह से एंग्जाइटी बनी रहती है। पीटीएसडी कभी नॉर्मल नहीं होता। इसमें कभी किसी पर्सन ने किसी अर्थक्वेक में अपने फैमिली को खो दिया, किसी डिजास्टर में खो दिया, जैसे कोरोना का फेज आया था, तो जिन लोगों ने कोरोना में बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशंस देखी, उनके लिए वो पीटीएसडी से लंबे टाइम तक सफर कर सकते हैं। पीटीएसडी चलता भी लंबा है और इसकी रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है, इसमें कोई ब्रीफ थेरेपी भी काम नहीं कर पाती, इसमें चीजें बड़े ही लेवल पर हो जाती हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कॉजेस क्या हैं? अब यहाँ से थोड़ा चीजें बदलेंगी, उतना तो आपने पहले भी पढ़ा था, पर पूछा जाता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिक सबसे पहले होता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर एंग्जाइटी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स रहे हैं तो ये चांसेस रहते हैं कि पर्सन को एंग्जाइटी डिसऑर्डर आगे चल के हो सकता है। फिर हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स में किसी तरीके का इम्बैलेंस होता है, केमिकल्स में इम्बैलेंस होता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन में अगर कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है तो एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हो सकते हैं, किसी की लाइफ में लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो
फाइट करता रहता है हमेशा सिचुएशन से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो सिचुएशन से फाइट करते करते थक चुका है। तो ऐसे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर कुछ भी हो सकते हैं, कोई ट्रोमैटिक इवेंट हो सकता है, लगातार स्ट्रेस बना रह सकता है उसकी वजह से। फिर कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे किसी पर्सन का अपना एक नेचर ही ऐसा है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में गिव अप कर देता है, तो ऐसे पर्सनैलिटी फैक्टर्स की वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है। स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कुछ चीजें लगातार देखने को मिलती है। कांस्टेंट वरी रहती है, इंसान हमेशा परेशान रहेगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा, उसको कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी होगी, अटेंशन उसका काफी पुअर हो जाएगा, और उसकी जो मेमोरी है वो भी काफी वीक हो जाएगी। इसके अलावा इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, डिजीनेस। मैंने आपको पहले जब ये चीज बताई थी तब मेंशन किया था कि एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, और बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं। एंग्जाइटी में तीनों चीजों में नजर आता है। तो फिजिकल में आप देख ही रहे हैं लगातार, वैसे बहुत सारे रैपिड हार्ट बीट होना या डिजीनेस फील करना, और ऐसे बिहेवियर को अवॉइड करना जिसमें सोशल सिचुएशंस हो जहां पे एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है, तो ये सब बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को क्या ट्रीट किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनकी हेल्प से किया जा सकता है। इन थेरेपीज को तो आप पहले से जानते हैं, सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी। मेडिकेशंस की जरूरत तब पड़ती है जब एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, पीटीएसडी के बाद भी पर्सन नहीं संभल पा रहा है, तब मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। वरना नॉर्मल पर्सन रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हेल्प से एंग्जाइटी से बाहर आ सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी जो थेरेपीज हैं उसके लिए तो थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, लेकिन हर दूसरे पर्सन को एंग्जाइटी फील होती है, और जो लोग नहीं संभाल पाते उनकी एंग्जाइटी की स्टेज जो है वो बिगड़ती चली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका डिफरेंट सेटिंग्स में कैसे एप्लीकेशन होता है। राइट, हमने ये तो देखा कि जब भी हम कहीं थेरेपी में बात कर रहे थे, जैसे अभी एंग्जाइटी की बात कर लेते हैं, तो वहां भी सीबीटी यूज हो रही थी। हमने पढ़ा, जो हमारी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग थी वहां भी हमने सीबीटी को सुना। तो सीबीटी हमने ये देखा कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स में यूज होती है, वेराइटी ऑफ थेरेपीज में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है। तो जो सीबीटी है उसका एप्लीकेशन डिफरेंट सेटिंग्स में होता कैसे है, ये हम पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होती है सीबीटी। थोड़ा तो आप जो टॉपिक है उसके बारे में 2 लाइन भले ही लिखे, लिखना जरूरी होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक वर्सेटाइल एविडेंस बेस्ड थेरेप्यूटिक अप्रोच है जो कि वेरियस सेटिंग्स में यूज की जा सकती है, और इट्स स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड नेचर मेक्स इट इफेक्टिव अक्रॉस डाइवर्स एनवायरनमेंट, जैसे कि इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, स्कूल, वर्क प्लेस, ऑनलाइन सेटिंग्स, कहीं पर भी जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हम यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंट सेटिंग्स, कौन कौन से सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया है इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, स्कूल, वर्क प्लेस, लेकिन आपको लगता है और भी कहीं पर आपने कहीं पढ़ा है, चीजों को समझा है, तो आप और भी सेटिंग्स मेंशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी में जब हम सीबीटी को यूज करते हैं तो ये इंडिविजुअल के हिसाब से यूज होती है, मतलब जो भी पर्सन की रिक्वायरमेंट है। इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज एंड पीटीएसडी। द थेरेपिस्ट वर्क वन ऑन वन विद द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर। जब भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज होती है तो उसमें जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है ना, उसमें वन ऑन वन चीजें हो ही जाती हैं। हम ग्रुप में एक बड़े ग्रुप के जो थॉट प्रोसेसेस को अगर फिल्टर करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, हमें वन ऑन वन चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज होती हैं सच एज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपोजर थेरेपी एंड माइंडफुलनेस, इनकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को सही करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर एक इंडिविजुअल थेरेपी के अंदर सीबीटी ऐसे यूज हो जाती है। फिर उसके बाद ग्रुप थेरेपी में जब हम यूज करते हैं, ग्रुप सेटिंग्स में वेयर पार्टिसिपेंट विद सिमिलर इश्यूज कैन शेयर एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर। जब हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे वेराइटी ऑफ पीपल की वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो वहां सीबीटी को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। सिमिलर केसेस हैं तो हम एक बड़ा ग्रुप ले सकते हैं, तब कोई इशू नहीं है। इन दिस सेटिंग ग्रुप मेंबर्स प्रैक्टिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स टुगेदर विच कैन प्रोवाइड सोशल सपोर्ट। यहाँ पे होता क्या है, जब हम ग्रुप में ऐसा करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सिमिलर है तो एक दूसरे के थॉट्स को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है लोगों के लिए, जिससे वो आइसोलेशन की फीलिंग को भी रिड्यूस कर पाते हैं। यहाँ पर जो सीबीटी होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोगों के संग हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रॉब्लम सेम हो, सिमिलर होनी जरूरी है। स्कूल और एजुकेशन सेटिंग में सीबीटी जो है वो स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक और सोशल स्ट्रेसर्स, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में, बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प करती है। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स कैन हेल्प स्टूडेंट कोप विद टेस्ट एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर, बुलिंग। यहाँ पर भी इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। स्कूल में तो खैर ग्रुप में भी करा जा सकता है आसानी से, क्योंकि कई बार हम बच्चों को एक ही जैसी चीज सिखा रहे होते हैं,
कि जैसे बुली नहीं करना चाहिए, तो अगर आप इस पर कुछ समझाना चाहते हैं, बच्चों के माइंड में चीजें डालना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में ले सकते हैं। लेकिन वहां पर जब हम स्टूडेंट लेवल पे ग्रुप में लेंगे ना, तो ये बात होगी कि हम पहले से ही प्लान करके बैठे होंगे कि हमें क्या चीज उनके माइंड में चेंज करनी है। वहां पे एक एक स्टूडेंट का इशू नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो स्टूडेंट्स लेवल पे तो सिमिलर इशू होंगे भी नहीं, राइट। तो स्कूल और एजुकेशनल सेटिंग्स में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर काफी यूज होती है, क्योंकि वर्क प्लेस पर बर्नआउट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें बहुत होती हैं और ये सिमिलर होती हैं। वर्क प्लेस पे चीजें सिमिलर होती है, जैसे आप देखेंगे वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट का होना बड़ी कॉमन चीज है। 2 3 4 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा मिल ही जाएगा देखने को, या हर दूसरा पर्सन जो है वो वर्क एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, तो जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर सीबीटी को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज होगी? ग्रुप थेरेपी। ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो कि, क्योंकि हमें पता है, अब अभी अपने ई काउंसलिंग पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ई काउंसलिंग में हम यही तो करते हैं, तो वहां भी सीबीटी यूज होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम यहाँ पे सीबीटी को यूज कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, ईजी होता है और टाइम सेविंग होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सीबीटीज की जो अडेप्टेबिलिटी है वो इसको इजी बनाती है, एप्लीकेबल बनाती है डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट पॉपुलेशंस में, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हम यूज करें, चाहे 1-on-1 करें, चाहे ग्रुप करें, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पूछा गया है। While both psychotherapy and counseling aim to improve mental health and well-being, they differ in terms of scope, duration and intensity. साइकोथेरेपी और काउंसलिंग दोनों टर्म ऐसा लगता है सुनने में कि एक ही तो बात है, हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें जो है वो चेंज रहती हैं। स्कोप और फोकस की बात करें तो काउंसलिंग इज टिपिकली शॉर्ट टर्म एंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज और लाइफ चैलेंजेस सच एज स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम और करियर कंसर्न. It is often solution focused, helping clients develop coping strategies and improve their immediate situation. काउंसलिंग में कुछ हम जो भी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। काउंसलिंग तो आप किसी से एक बार मिलते हैं तो भी उसको दे सकते हैं। कोई पर्सन आपके पास आता है एक बार के लिए और अपनी बात आपसे करना चाहते हैं तो एक बहुत ही क्विक हो सकती है काउंसलिंग। लेकिन साइकोथेरेपी जो है उसमें हमें डीपर जाना होता है। जब हम ये बात कर रहे थे कि ब्रीफ थेरेपी की बात कर रहे थे तो हमने ब्रीफ थेरेपी की बात की थी, ब्रीफ काउंसलिंग नहीं थी वो। काउंसलिंग उसके अंदर एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो एक थेरेपी कहलाएगी, क्योंकि कुछ मिनिमम सेशंस तो रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो भी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग में आप काउंसलिंग से डिप्रेशन ट्रीट नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन द सिवियरिटी। अगेन मैं एक चीज और जोड़ूंगी, लेकिन फिर भी अभी हम सिवियरिटी के लेवल पर अगर देखें तो वो काउंसलिंग से पॉसिबल नहीं होगा, साइकोथेरेपी से होगा, क्योंकि साइकोथेरेपी के अंदर काउंसलिंग एक पार्ट हो सकता है पर काउंसलिंग के अंदर साइकोथेरेपी नहीं होगी। साइकोथेरेपी एक अम्ब्रेला टर्म हो जाती है, बड़ी टर्म हो जाती है। ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें तो ये ब्रीफ होती है, कुछ सेशन से लेके कुछ मंथ्स तक चलती है, लेकिन साइकोथेरेपी कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक भी चल सकती है। डिपेंड करेगा कि ये कितनी लॉन्गर हमें रिक्वायर्ड है। टेक्निक्स की बात करें तो काउंसलर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और सिचुएशन को उस हिसाब से टेलर करते हैं। लेकिन साइकोथेरेपीज में इन डेप्थ अप्रोचेस का यूज किया जाता है, जैसे कि साइकोडायनामिक्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल, एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज, अनकॉन्शियस को अनकवर करना, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो यहाँ पे बड़े लेवल पर चीजें चलती हैं। तो कुल मिला के दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह पे वर्क करते हैं और दोनों का ही यूज होता है। छोटा टॉपिक है ये, 6 मार्कर में इज एक्सपेक्टेड टू कम। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ कार्ल रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग आपने पहले तो पढ़ ली है, लेकिन इसका हमें क्रिटिकल इवेल्युएशन पढ़ना है। जब भी आपसे किसी चीज का, किसी भी टॉपिक का क्रिटिकल इवेल्युएशन पूछा जाएगा तो आप उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस लिख कर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये कहीं भी किसी भी पेपर में हो सकती है ऐसी चीज। तो आपको ये लगे कि हम तो क्रिटिकल इवेल्युएशन पढ़ के ही नहीं गए थे, लेकिन अब उसके बारे में सब कुछ पढ़ के गए थे, तो उसी में से निकालिएगा कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसको हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं, वो काफी इन्फ्लुएंशियल है काउंसलिंग की फील्ड में। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट का रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नॉन जजमेंटल, एम्पैथेटिक और ऑथेंटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ वो सब कुछ करने वाला नहीं होना चाहिए, वो एक फैसिलिटेटर होना चाहिए जो अपने क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे, एम्पैथी दे और उसके संग जेन्युइन रहे, लेकिन फिर भी वो अपने क्लाइंट को खुद चलना सिखाए, आगे बढ़ना सिखाए, अपनी प्रॉब्लम को एनकाउंटर करना सिखाए। तो जब इसकी स्ट्रेंथ की बात आती है तो यहाँ पे क्लाइंट को एम्पावर किया जाता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, कि क्लाइंट को ही ट्रेन किया जाता है कि वो फर्दर ऑन अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से टैकल कर सके, सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ जाए,
अपने एक्सपीरियंसेस से वो अपनी लाइफ को देखना समझना सीख पाए, ये सब चीजें उसके अंदर डेवलप की जाती हैं। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यहाँ यूज की जाती है, यानी कि जो थेरेपिस्ट का रोल होता है वो सुनने का होता है, फैसिलिटेट करने का होता है, डिक्टेट करने का नहीं होता है। वो डिक्टेट नहीं करेगा कि ऐसा करो वैसा करो, वो क्या करेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके क्लाइंट को ही इस काबिल बनाएगा कि वो चीजों को बेहतर कर पाए। पॉजिटिव रिगार्ड पे एम्फेसिस करना है, यानी कि उसको एनकरेज करना है, उसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना है और उसकी सिचुएशन को बिना जज किए आगे बढ़ना है। ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। लेकिन जब हम इसमें कुछ नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ लैक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आता है। यानी कि जब हम किसी पर्सन के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो द नॉन डायरेक्टिव नेचर में नॉट प्रोवाइड इनफ स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली फॉर क्लाइंट्स विद सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, जहाँ पे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होगी, ज्यादा इशू बड़ा होगा, वहां पे ये चीज थोड़ा सा डगमगा जाएगी अपने रास्ते से। कल्चरल लिमिटेशंस यहाँ पे हो सकती हैं, यानी कि कुछ कल्चर में हम उन चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, पर कुछ कल्चर में वो चीज उस तरीके से ना भी हो, तो कल्चरल डिफरेंसेस को समझने में कई बार ये फेल हो सकते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। देन ओवर एम्फेसिस ऑन क्लाइंट ऑटोनॉमी, क्लाइंट ही सब कुछ मान लिया हमने, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, कई बार क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अगर क्लाइंट उस कैटेगरी में नहीं आता है जो उस थेरेपी में साथ चल सके थेरेपिस्ट के, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो क्लाइंट की ऑटोनॉमी को ओवर एम्फेसिस किया गया है इसमें, ये इसका एक क्रिटिक हो जाता है। तो कुल मिला के क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो अपने आप में कुछ पॉजिटिव्स भी लेके चलती है, कुछ नेगेटिव्स भी लेके चलती है। लास्ट के पैराग्राफ में हम उसी को समराइज करेंगे। ऑलराइट, तो बस आज यही तक रखते हैं हम अपनी क्लास। जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सेकंड लास्ट वीडियो है, जिसके बाद एक वीडियो के बाद हम पूरा MPC 023 को कंप्लीट कर लेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।